Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Purdi Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कुछ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा, साउंड की स्पीड के बारे में पढ़ा और हमने चेक भी किया कि हमारे पास साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स के अंदर अलग अलग होती है। तो बेटा उसी सीक्वेंस में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटा रिफ्लेक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस के अंदर। तो बेटा वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास कोई लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराती है तो वहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाती है, वापस पीछे आ जाती है। जैसे कि अगर हम किसी बॉल को दीवार के ऊपर फेंक के मारे वहाँ से वापस बाउंस होके आती है। इसी तरीके से बेटा अगर साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, रुकावट आ जाए, तो क्या होगा, साउंड वेव्स से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक करेंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन इसकी आती है, बाउंसिंग ऑफ अ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल। जब अपने पास बाउंसिंग ऑफ होती है कौन, साउंड वेव्स ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट, जब साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है तो रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो वहां से टकरा के वो वापस बाउंस बैक करेंगी। इस फिनोमेना को आप कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बेटा जैसे हमने जो लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है उसके अंदर अपने पास कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे साउंड के रिफ्लेक्शन के भी लॉज हैं, और ये जो लॉज है वो सेम टू सेम वही लॉ है जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े ना, उन्हीं लॉ को हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी ओबे करता है। तो बेटा इसको समझने के लिए बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। करना कुछ नहीं, एक टेबल है, टेबल के पीछे आपने भी वॉल के ऐसे कहते वॉल के साथ में टेबल लगाया हुआ है और दो पाइप ले लिया आपने, ठीक है, और एक साइड में आपने क्लॉक रखी हुई है। तो इसमें आप चेक क्या कर रहे हैं, तो पहला तो बेटा आपको चेक करना है इसके अंदर कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो बेटा इसमें आप कह सकते हो अपने पास तीन चीजें होंगी। अगर आप इस डायग्राम में चेक करो, अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, ये दो मेरे पास पाइप है, ये दो पाइप हैं और यहाँ पे आपने क्लॉक रखी हुई है इस वाले पाइप पे, और इस वाले पाइप से आप कान लगा के उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ये तो अपने पास दो पाइप हो गए, और एक जो इनके बीच में परपेंडिकुलर सरफेस से जो परपेंडिकुलर जाएगा है ना, उसको अपन कहते हैं नॉर्मल। तो ऐसा कह सकते हैं, अगर ये मेरे पास कोई सरफेस है ना, सरफेस का जो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और एक पाइप आपने ऐसे अटैच कर रखा है, सॉरी, एक पाइप ऐसे अटैच कर रखा है और एक पाइप आपने ऐसे अटैच कर रखा है। एक साइड में आपने क्लॉक रखी हुई है और एक साइड से आप इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से बेटा आप पता क्या करेंगे, इस एक्टिविटी से आप चेक कर सकते हैं, इधर आपने क्लॉक रखी हुई, इधर आप उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। तो जब आपको इसकी आवाज़ क्लियर सुनेगी क्लॉक की, उस टाइम पे आप नॉर्मल जो इनके बीच में नॉर्मल है उसके साथ दोनों पाइप्स का एंगल चेक करो। आप एंगल जब ये चेक करोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, जैसे मान लीजिए इसको अपन ने पाइप को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो आप जिससे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये पाइप का एंगल भी बढ़ जाएगा, इसको आपको यहाँ पे आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। तो इस कंडीशन में बेटा अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, जहाँ से साउंड आ रहा है, जहाँ से साउंड आ रहा है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड जा रहा है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हमारे पास इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। वैसे तो लाइट के केस में भी हमने देखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। यहाँ भी अपने पास बेटा वही लॉ एज इट इज हम अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट अपने पास जो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बेटा तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब कहने का कि अगर आपने ये दो पाइप रखे हुए हैं, ठीक है, और ये इनका नॉर्मल वाइन के बीच में, ये बेटा तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे वॉच रखी हुई है, इसको मैं प्लेन चेंज कर दूँ ऐसे कर दूँ और यहाँ पे इसको सुनने की कोशिश करो,
तो बेटा आपको आवाज़ जो है नहीं जो है क्लियर सुनाई देगी, जो इसकी सही से आवाज़ सुनाई देगी तभी सुनाई देगी जब ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हो। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड लॉ होती है। तो अपन देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। ये बेटा रिफ्लेक्शन हुआ कि जब अपने पास साउंड ट्रैवल करेगा ऑब्स्टैकल से टकराएगा, बाउंस बैक करेगा, इसको अपन रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन से बेटा अपने पास कुछ फिनोमेना जुड़े हुए हैं, जैसे 3 फिनोमेना अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। एक तो इको, एक रिवर्बरेशंस और एक पढ़ना है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इको। इको साउंड बेटा आपने बहुत बारी ऑब्जर्व भी किया होगा। जैसे कि अगर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दें, बच्चे मोस्टली जो कुआं होता है वेल, उसके अंदर जब आप बोलते हो तो थोड़ी देर बाद आपको अपनी आवाज़ वापस से सुनाई देगी। इसके अलावा या फिर आप ऐसी जगह पे कोई टॉल बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग हो या फिर किसी माउंटेन के पास पहाड़ियों में आप आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी देर बाद आपको वापस सुनाई देती है। तो बेटा ये जो आपको रिपीटिंग साउंड सुनाई देता है, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं इको। ठीक है, जब आपने साउंड प्रोड्यूस किया वही सेम साउंड आपको थोड़ी देर बाद अगर सुनाई देता है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इको। और ये होता किस वजह से है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। तो सबसे पहले इको की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड रिपीट करेगा कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। और किस वजह से होगा? साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की वजह से। फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द लिसनर, मतलब जिसने उस साउंड को प्रोड्यूस किया उसी के पास साउंड वेव्स थोड़ी देर बाद वापस रिपीटिंग साउंड आए, वही सेम साउंड उस लिसनर के पास वापस आए आफ्टर द स्ट्राइकिंग अ सरफेस। साउंड वेव्स आपने प्रोड्यूस की, साउंड वेव्स गई किसी ऑब्स्टैकल से टकराई और वहां से टकरा के वापस आपको वो जब साउंड जो आपने प्रोड्यूस किया वो सेम साउंड जब सुनाई देगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इको। डेफिनेशन इसकी याद कर लेंगे। रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड caused by reflection of sound waves from a surface back to the listener। अब बेटा अगर आपको इको सुनना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के बिना आपको इको साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ये जो कंडीशंस अपने पास हैं, टू हियर डिस्टिंक्ट इको, अगर आपको इको साउंड सुनना है इसके लिए अपने पास 2 कंडीशन है। पहला, टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। बेटा ओरिजिनल साउंड को जो आपने प्रोड्यूस किया और रिफ्लेक्टेड साउंड जो टकरा के आपके पास वापस आया, इन दोनों साउंड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। तो इन 2 साउंड्स के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं 0.1 सेकेंड का कम से कम इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं, अगर आपके पास साउंड 0.1 सेकेंड से पहले आया था तो आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, अलग अलग साउंड नहीं सुनाई देंगे। लेकिन अभी आपने साउंड प्रोड्यूस किया, उसके 0.1 सेकेंड बाद अगर कोई साउंड दोबारा से आता तो वो आपको अलग से सुनाई देगा। तो यही प्रोसेस हमारे पास इको में होता है ना। आपने साउंड प्रोड्यूस किया और आपको सेम साउंड दोबारा सुनाई देता है। अब सेम साउंड दोबारा सुनना है, उसके लिए कम से कम जो टाइम गैप ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये वैल्यू आप याद कर लें। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन अपने पास आती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल का जो डिस्टेंस है मिनिमम सोर्स से, है ना, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी 17.2 मीटर। तो जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अलावा अपन कह सकते हैं जो ऑब्स्टैकल रखा है, जहां से सोर्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जहां पे ऑब्स्टैकल रखा है, इन दोनों के बीच में कम से कम जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो भी आपको इको सुनाई देगी, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपके पास होना चाहिए 17.2 मीटर। अब आप कहेंगे कि ये कैलकुलेशन आपने कर कैसे दी, 17.2 मीटर आया कैसे? तो उसके लिए बेटा हम बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस क्यों होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ पे समझेंगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास सोर्स है S जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ कि ऑब्स्टैकल है, कोई हिल है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है बेटा, अब होगा क्या बेटा, जैसे ही आप यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, साउंड पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे टकराएगा,
और यहाँ से टकराने के बाद वो वापस आएगा और फिर आपको दोबारा सुनाई देगा। ऐसा ही होगा ना, रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ा, सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुआ, किसी ऑब्स्टेकल से टकराया, टकरा के वापस आपको सुनाई दिया, तो आपको इको सुनाई देगी। और इसके लिए कंडीशन जो 0.1 सेकंड का अपने पास दोनों साउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए। अब बेटा हम कह सकते हैं कि अपने पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, अगर हम नॉर्मली मानते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब साउंड इस स्पीड से चल रहा है तो 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बेटा आप हमारे पास रिलेशन देखो, हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड in 0.1 second equals to speed of sound into time। और यहाँ पे अपन स्पीड ऑफ साउंड अगर 344 मान के चल रहे हैं तो 344 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम अपन ने माना 0.1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपके पास 0.1 से 344 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 34.4 मीटर्स। तो कह सकते हैं बेटा 0.1 सेकंड के अंदर जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना किया, 34.4 मीटर। ये 34.4 मीटर जो डिस्टेंस है बेटा ये आने और जाने का डिस्टेंस है, क्योंकि 0.1 सेकंड बाद आपको साउंड सुनाई दिया तो यहाँ से आपने साउंड प्रोड्यूस किया, इतनी देर में साउंड गया और जाके वापस आया और टाइम लिया 0.1 सेकंड। तो अपन कह सकते हैं जो जाके वापस आने का डिस्टेंस है वो है 34.4 मीटर। अगर मैं इस डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया d अपने पास डिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूँ d डिस्टेंस जाने का और d डिस्टेंस आने का। तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस हुआ 34.4 मीटर, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2d के इक्वल, d जाने का d आने का। तो ये 2d डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, 34.4 मीटर। तो अगर आप d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आएगी 34.4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आती है 17.2 मीटर। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है 17.2 मीटर। तो कह सकते हैं हमारे पास सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में कम से कम ये जो डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए, तब कहीं जाके आपको इको का साउंड सुनाई देगा। इससे ज्यादा डिस्टेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, साउंड टकरा के वापस आएगा, थोड़ी लेट आ जाएगा, तब भी आपको जो रिपीटिंग साउंड तो सुनाई देगा। लेकिन इससे अगर कम डिस्टेंस हो तो क्या होगा, साउंड 0.1 सेकंड से पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आपको अलग से साउंड सुनाई नहीं देगा। तो आपको इको साउंड जो इको हम कह रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये तो फर्स्ट अपने पास कह सकते हैं एप्लीकेशन भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, आपको इको सुनाई देगा। इसके अलावा अपने पास रिवर्बरेशन और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और हैं, वो भी चेक करते हैं क्या है। तो बेटा नेक्स्ट फिनोमेना जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड है वो है रिवर्बरेशंस। बेटा रिवर्बरेशंस की अगर हम बात करें, आपने कभी किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर, जैसे कोई एरिया चारों तरफ से बंद हो या कोई हॉल, उसके अंदर अगर कभी आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, या फिर आप मान लो कोई डीजे चल रहा है या फिर कोई स्पीच दे रहा है माइक के ऊपर, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है, आपको जो उसका साउंड है वो थोड़ा सा लंबा सुनाई देता है। जब मतलब साउंड अगर गूंज सुनाई देती है, जैसे किसी ने डीजे बजा या कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो वो थोड़ा सा खिंच जाता है साउंड। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। बेटा एक्चुअल में होता है कि हमने इको में पढ़ा कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड साउंड है अगर वो 0.1 सेकंड के बाद में आता है तो वो आपको अलग से साउंड सुनाई देता है, इसको अपन इको कहते हैं। लेकिन अगर साउंड 0.1 सेकंड से पहले आ जाए तो आपको थोड़ी सी गूंज सुनाई देगी, जैसे हेलो, है ना। तो जो पीछे जो गूंज बन जाती है इसको अपन कहते हैं रिवर्बरेशंस। तो आपको थोड़ी देर कहते हैं साउंड परसिस्ट होता है, थोड़ी देर आपको वो साउंड फील होता है कि वो साउंड बजा है, इस चीज को अपन कहते हैं रिवर्बरेशंस। तो डेफिनेशन पे आते हैं, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशंस। तो इसमें बेटा रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मान लो आप किसी क्लोज एरिया के अंदर हो, चारों तरफ से बंद है, कोई हॉल है, आप यहाँ बैठे हो, कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब बेटा साउंड जब प्रोड्यूस हुआ
तो ये क्या होगा, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, मतलब चारों तरफ से टकरा के आपके पास पहुंचेगा। बार बार इसकी रिफ्लेक्शन होती रहेगी दीवारों से, है ना, जो अपने पास हॉल है या क्लोज एरिया उसकी वॉल से बार बार साउंड रिफ्लेक्ट करता रहेगा। और वो जो आपको साउंड है वो थोड़ा सा खिंचा हुआ सुनाई देगा, थोड़ी सी पीछे गूंज जाएगी साउंड के। तो उस केस में जब तक ये जो वेव्स हैं, हाँ, पूरी तरीके से डेड नहीं हो जाती हैं, ऑडेबल नहीं होती, जब तक वो आपको साउंड थोड़ा प्रजिस्ट होता है कि साउंड अभी बज रहा है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं रिवर्बरेशंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है। साथ में आप याद रखें क्लोज एरिया के अंदर, कोई ऑडिटोरियम हो गया, क्लोज हॉल हो गया, उसके अंदर ये फिनोमिना है ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पे हमारे पास जो साउंड है वो बार बार दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको रिवर्बरेशंस फील होती है। इसमें अगर बात करें, द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज लेस देन 0.1 सेकंड। इसमें जो ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड है इसका जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 0.1 सेकंड है, मतलब आपको अलग से साउंड सुनाई नहीं देगा। वही साउंड आपको थोड़ा सा खींचा हुआ है ना, लास्ट में थोड़ी सी गूंज उसमें महसूस होगी। तो ये अपने पास जो कहते हैं टाइम पीरियड है वो लेस देन 0.1 सेकंड होना चाहिए। इसके अलावा बेटा कई बार हॉल्स जो हो गए अपने पास, इनके अंदर ये जो रिवर्बरेशन अनडिजायरेबल होती है ना, ये लोग चाहते नहीं कि इस तरीके से गूंज सुनाई दे जब कोई स्पीच आ रही है, फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के भी अपने पास कुछ मेथड है। तो रिड्यूस रिवर्बरेशन, द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल। तो अपन क्या करते हैं, जो अपने पास ऑडिटोरियम है, वो जो हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें रूफ और उसकी वॉल्स को हम जनरली ऐसे मटेरियल से कवर कर देते हैं जो साउंड अब्सॉर्बेंट हो, मतलब जो साउंड को अब्सॉर्ब कर ले, वापस से रिफ्लेक्ट ना होने दे। क्योंकि अगर वहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो गया आएगा तो आपको बार बार वो रिफ्लेक्शन सुनेगी और आवाज जो वो रिवर्बरेट करेगी ना, बार बार उसके अंदर गूंज आएगी। तो उसके लिए अपन कहते हैं साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल यूज कर लेते हैं। इसमें जैसे आप कह सकते हो लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड आप यूज कर सकते हो, रफ प्लास्टर्स लगा सकते हो, इससे भी अपने पास जो साउंड है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। या फिर आप ड्रेपरीज का मतलब क्लोज कपड़े पर्दे आप लगा सकते हो, उनसे भी जो साउंड अब्सॉर्ब हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आपको आवाज के अंदर गूंज सुनाई नहीं देगी। तो ये हुआ बेटा अपने पास रिवर्बरेशंस। तो इसके अलावा अपने बात की मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना, बार बार रिफ्लेक्शन जब होती है, एक बार साउंड रिफ्लेक्ट हो गया तो इको सुनाई देगी, बार बार रिफ्लेक्शन होंगी तो रिवर्बरेशंस भी होंगी। बेटा इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अपने पास कुछ यूज भी है, इन यूजेस को हम देखते हैं। जैसे कि अपन बात करें, अपने पास मेगाफोन, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे ट्रम्पेट हो गया, शहनाई होगी, है ना, जो अपन कह सकते हैं हमारे पास मेनली जो इंस्ट्रूमेंट जिनके आगे से ऐसे कॉनिकल शेप होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट। या फिर अगर आप बात करो, कभी आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं जब कोई चोर डाकू कहीं छुप जाता है तो पुलिस वाले आते हैं, वो एक लेके माइक, है ना, कि आपको चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो जो माइक है बेटा उसकी भी अगर आप शेप देखो तो अपने पास वो कुछ इस तरीके की होती है, आगे से, है ना, ऐसी शेप का ही होता है, वो पीछे से हैंडल होता है उसको बोलने के लिए। तो बेटा ये इस शेप के बनाए क्यों जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि इस शेप के बनाए क्यों जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, उस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे बेटा वो सभी डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करता है। तो अपन इसको ये शेप इसलिए देते हैं कि जितना भी साउंड है वो सभी डायरेक्शन में जाने के बजाय, स्प्रेड होने के बजाय, सारा का साउंड टकरा टकरू के रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन से बाहर आए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर साउंड चला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास मेगाफोन, हॉर्न्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, शहनाई होगी, कॉनिकल शेप की क्यों बनाई जाती है। तो अपन कह देंगे टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग। तो इसमें बेटा अपने पास हो गया मेगाफोन, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाई आर डिजाइन्ड टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग, ताकि वो साउंड स्प्रेड ना करे, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए। वहां पे अपने पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें स्टेथोस्कोप सभी को पता होगा, डॉक्टर्स वगैरह का ये सबसे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है ना, कान में लगाए रखते हैं। जब कभी आप बीमार हो जाते हैं तो आपको चेक करते हैं, आपके हार्ट बीट चेक करना, लंग्स की आवाज चेक करना, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसमें बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो साउंड आपके पास पहुंचता है, एक्चुअल में होता है। इसमें भी अगर अपन बात करें, यहाँ पे ये इस तरीके की एक आगे कह सकते हैं डब्बी सी बनी होती है और इसके पीछे ये पाइप होता है,
और फिर आगे जाके कह सकते हैं ईयर्स में लगाने के लिए प्लग होती है। तो बेटा इसमें भी जैसे ही इसको आपकी बॉडी से टच किया था साउंड आता है, तो साउंड इसके अंदर से ऐसे ट्रैवल हो गई, कभी इधर टकराया कभी इधर टकराया, तो टकरा टकरू के जो है जो डॉक्टर्स के कान तक वो साउंड पहुंचता है। तो यहाँ पे भी अपने पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है। तो स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। ना बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप यूज करते हो। चीफली अगर अपन बात करें तो हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के साउंड को सुनने के लिए इसको अपन यूज करते हैं। और यहाँ पे भी अपने पास जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें जनरली द सीलिंग्स ऑफ कंक्रीट कंसर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स। बेटा अपने पास कंसर्ट हॉल हो गए, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, कह रहा है इनकी जो सीलिंग्स है, रूफ है, आर कवर्ड, वो कवर्ड बनाई जाती है। तो पूछते हैं क्यों कवर्ड बनाई जाती है? वो बेटा इसलिए कवर्ड बनाई जाती है सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल, ताकि अपने पास जो साउंड है जब वो ऊपर टकराई जाएगी है ना, तो वो अगर कवर्ड रहेगी तो वो अपने पास पूरे हॉल के अंदर जो है हर कॉर्नर तक वो साउंड चला जाएगा। बेटा इधर डायग्राम से भी आप इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से कवर्ड रूफ होने से अपने पास जो साउंड है वो हर एक कॉर्नर के अंदर इवनली स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें, कह रहा समटाइम्स अ कर्व्ड साउंड मोड, कई बार कर्व्ड साउंड मोड भी यूज किया जाता है टू प्लेस बिहाइंड द स्टेज टू स्प्रेड द साउंड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। तो कई बार बेटा साउंड मोड का भी यूज किया जाता है स्टेज के पीछे, ताकि जो साउंड है वो जो हॉल है उसके अंदर इवनली स्प्रेड हो सके। उसमें अपन कह सकते हैं कि ये अगर आप मान लो हॉल है आपके पास और यहाँ पे आपका स्टेज है, तो स्टेज के पीछे बेटा इस तरीके से कर्व्ड अपने पास साउंड बोर्ड लगा लिया था। अगर यहाँ पे आप खड़े होकर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा ये इस तरीके से लगाया जाता है कि अपने पास जितना भी साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन के अंदर चला जाए, तो पूरे हॉल के अंदर वो साउंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बेटा सभी चीज़ों में डायग्राम्स हैं यहाँ पे, इन डायग्राम से देख के आप इनको समझ सकते हो। ये डायग्राम्स आप अपनी नोटबुक के अंदर भी जिस भी जो भी टॉपिक है, जैसे ये है मेगाफोन्स वाला है तो वो वाला डायग्राम बना लेंगे, स्टेथोस्कोप वाला है तो इसका डायग्राम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वो जो पाइप शो कर रखा है वो आप बना सकते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर से साउंड ट्रैवल करता है। इसके अलावा सीलिंग्स के लिए ना, हॉल्स कंसर्ट हॉल की सीलिंग्स के लिए भी उन्होंने डायग्राम दे रखा है कि किस तरीके से अपने पास साउंड टकरा के पूरे हॉल के अंदर स्प्रेड करता है। तो बेटा ये टॉपिक अपना हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं तो वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।